इतने टाइम से पाकिस्तान का वर्चस्व ऊपर हो गया था इस वजह से क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर जेडी वांस और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली थी, जिसके तहत जो जो यूएस और ईरान का सीज फायर प्रोग्राम होने वाला था 2 वीक्स का, उसकी स्टार्ट होने वाली थी। पहली जब टॉक्स हुई तो उसके अंदर बातें अलग अलग तरीकों की सामने आई, लेकिन हमारे पास एक हेडलाइन और स्टेटमेंट आया जहां पर ये बोला गया कि ये जो पीस टॉक के बारे में बात चल रही थी ये कंप्लीटली फेल हो चुकी है। जी हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान ने किस तरीके से इस साल का सबसे बड़ा इवेंट होस्ट किया। जिस एरिया के अंदर, जो जैसे हमारी इंडिया के अंदर दिल्ली की जो लूटिनेंट सोसाइटी है, जहां पर बड़े बड़े कार्यालय हैं, घर एम्बेसडर्स के और राष्ट्रपति भवन और ये सब जो चीजें, वैसे पाकिस्तान का जो एरिया है उस एरिया के अंदर जहाँ पे राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट का जो पूरा निवास था ये वो, और प्राइम मिनिस्टर की जो जगह थी, उस एरिया के अंदर इन्होंने पहले तो पीस टॉक ऑर्गेनाइज की। अब जिस होटल के अंदर ये पीस टॉक हो रही थी वहां पर सब लोगों को खाली कर दिया गया। उसके 300 मीटर के दौरान अब अगर आप देखेंगे तो हाई सिक्योरिटी रखी गई। और तो इतना ही नहीं, साथ ही साथ जो सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर को मिलती है सिमिलर तरीके की सिक्योरिटी इन लोगों के लिए भी रखी गई। जेडी वांस के लिए अलग सिक्योरिटी रखी गई, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स के लिए अलग सिक्योरिटी रखी गई। जब ये दोनों आपस में आमने सामने आए तो सबसे पहली जो बात हुई वो ये हुई कि जेडी वांस ने बोला कि मैंने 21 घंटे तक इस पीस टॉक के ऊपर बात की है, उसके बावजूद भी कोई भी समाधान सामने नहीं आया। ईरान हमारी चीजों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मेजर 3 पॉइंटर्स जो इस पीस टॉक के अंदर बात किए गए, सबसे पहला था न्यूक्लियर एसिड। अब देखिए, ये पूरी वॉर ही न्यूक्लियर एसिड पे शुरू हुई थी। यूएस का बहुत टाइम से ये कहना था कि तुम मेरी बात सुनो, तुम न्यूक्लियर वेपन मत स्टैब्लिश करो अपने कंट्री के अंदर वरना मैं तुम्हें मार गिराऊंगा। ईरान ने बोला कि हम जो यूरेनियम इनरिच कर रहे हैं वो सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो सोलर एनर्जीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, डिफेंस में हमारे काम आएगी। हमने कभी भी नहीं बोला कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले हैं। पर फिर इसराइल बीच में आ गया। इसराइल ने बोला कि इन्होंने जिस लेवल तक यूरेनियम इनरिच कर लिया है, अब इनका यूरेनियम रेडी हो चुका है न्यूक्लियर वेपन के लिए, तो ये हमें बेवकूफ ना बनाए। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर इन लोगों ने एकाएक अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, और तब से जो कहानी चल रही है वो तो आपको पता ही है। अब यहां पर जेडी वांस ने बोला कि तुम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे, तुम मुझे लिखित दो, और साथ ही साथ जो तुमने यूरेनियम इनरिच किया उसका जो अमाउंट है उसको रिड्यूस करके आधा जो चीजें हैं वो यूएस को बेच डालो, ऐसा उन्होंने मेंशन किया। अब यहाँ पर साफ साफ ईरान ने बोला कि अरे अगर मुझे यही करना होता तो मैं तुम्हारे सामने वॉर क्यों करता, मैं अपने इतने लोगों को अभी तक खोता क्यों, और इतने टाइम तक मैं इन सब चीजों को इतने देर तक लीड क्यों करता, तुम्हें इतने 1 महीने में यही नहीं समझ में आया कि मुझे इस चीज के लिए हामी भरनी ही नहीं थी। तो ईरान ने कंप्लीटली मना कर दिया। ईरान ने बोला कि मुझे जो यूरेनियम एनरिच करना है वो तो मैं करूंगा ही करूंगा, वो मेरे लेटर ऑन कंट्री के जो डेवलपमेंट है उसमें काम आएगी, न्यूक्लियर वेपन मैं नहीं बनाने वाला हूं। पर तुम ये बात समझ ही नहीं रहे हो। अब जो दूसरा पॉइंट आया वो ये आया, इतने सालों तक, मतलब ईरान के स्टैब्लिशमेंट पे कम से कम 100 से ऊपर साल हो चुके हैं और आज तक ईरान को पता ही नहीं था कि उसके पास एक ब्रह्मास्त्र रखा था, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब जेडी वांस ने बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खाली कर दो। ईरान ने कहा अरे अभी तो हमें पता चला है कि ये हमारी कितनी बड़ी पावर और एसेट है। ईरान ने बोला कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल तो दूंगा पर इसमें अब लगेंगे टोल टैक्सेस, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा कंट्रोल करेगा वो ईरान रहेगा, और साथ ही साथ जो अपर मोस्ट स्टेक होल्डर्स होंगे वो ईरानी गवर्नमेंट से होंगे। तो अब यहां पर यूएस की जो पूरी बातचीत थी, अभी जो पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो हमारे लिए खाली हुआ करता था, अब वहां पे टोल प्राइसेस होगा और ईरान उस पैसों से ईरान के अंदर डेवलपमेंट कराएगा। क्योंकि इस वॉर की वजह से ईरान में जितने तरीकों की डिस्ट्रक्शन हुए हैं उसके लिए अब पैसे चाहिए, और वो पैसे अब इन टोल प्राइसेस से ईरान कमा के रखेगा। तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ईरान कह रहा है कि इजराइल और यूएस इस पेपर पे साइड करे कि इस पूरे सीज फायर डील के अंदर लेबनान को भी रखे और येमेन को भी रखे, क्योंकि इजराइल ने रातों रात लेबनान में जो मिलिटेंट ग्रुप है हजबुल्ला, उनके जो चीफ है उनको मार गिराया। अब यहाँ पे इतना ही नहीं, इजराइल हर रोज लेबनान में अटैक कर रहा है, येमेन के हाउतीज पर अटैक कर ले रहा है, तो इसके चक्कर में दिक्कत हो रही है। अब ये लोग ईरान के बहुत बड़े अलाइज हैं, टाइप्स हैं, इन लोगों ने बहुत हद तक ईरान का साथ दिया है। इनफैक्ट ये लोग यूएस और इजराइल की नजर में हजबुल्ला, हमास और यौतीस, ये सब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बात लिखित है और ये बात सबको पता है कि इन लोगों का जो वेपन है, जो इन लोगों को वेपन मिल रहा है वो ईरान की तरफ से मिल रहा है। इनफैक्ट
इतना ही नहीं, जब हमास ने अक्टूबर 7 2023 पर अटैक किया था इसराइल के ऊपर, उस टाइम पर भी जब उसके बाद से इसराइल ने अपना बदला लेना शुरू किया था पैलेस्टीनियंस के साथ, तो उस टाइम पे भी हमास ने पूरा अटैक करना शुरू किया था, हिजबुल्लाह ने अटैक किया था, यहूदीज ने अटैक किया था, और उसके बाद से इन लोग के संरक्षण में शक्तिमान जैसे ईरान आके सामने खड़ा हो गया था। ईरान ने बोला मैं प्रोटेक्ट करूंगा, ये मेरे बच्चे हैं, और अब सेम चीज हो रही है। तो ईरान इसीलिए इन लोगों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव बिहेव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे यूएस कह रहा है पहले हमारी तो बातचीत हो जाए, पहले हमारा तो सीज फायर हो जाए, उसके बाद से तुम चलना ना अपने लेबनान और इन सब लोगों के ऊपर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि हमारा व्यापार रुक गया है। ऑल दो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ऐसा कुछ भी नहीं है जो यूएस के लिए आता है, पर उनके जो एलाइज है उनकी जीवन पूंजी रुक गई है। क्योंकि ये देखिए, आप मिडिल ईस्ट है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इस साइड पे ओमान है, इस साइड पे आपका ईरान है, और इस साइड पे आपका पूरा वर्ल्ड है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अब यहाँ से सामान ही नहीं आ पा रहा है तो दिक्कत होती जा रही है। अब यहाँ से सामान नहीं आ पा रहा है, पर यूएस अपना तेल, वेपन और ये सब कुछ यहाँ से भेज भी नहीं पा रहा है। दूसरी ओर रशिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए। रशिया कह रहा है कि मैं तो कुछ भी सामान नहीं दे पाऊंगी। 1 अप्रैल से रशिया ने पेट्रोलियम ऑयल देना बंद कर दिया है। अब एक और चीज है, इस पूरे वॉर में एक ट्विस्ट बताती हूँ क्या है। बेसिकली यूक्रेन को समझ में आ गया था कि रशिया एक तरीके से एनर्जी पावर रिसोर्सेज में ऊपर एक बहुत सुपर मार्केट है, दूसरी ओर पेट्रोलियम उसके पास है, नेचुरल गैसेज है, ये सब चीजें हैं जो कि रशिया के ऊपर सैंक्शन वे में रुका दी गई थी जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हो रही थी, यूएस की तरफ से और पूरे नाटो की तरफ से। अब यहाँ पर सारी कंट्रीज के पास जब ईरान जैसा और मिडिल ईस्ट जैसा ऑल्टरनेटिव बचा ही नहीं है, तो सब कोई वापस से रशिया के ऊपर आ रहा था। तो यूक्रेन ने अपना दिमाग लगाया, यूक्रेन ने ब्रह्मास्त्र की तरह उनके ऑयल फैसिलिटी को, गैसेस की फैक्ट्रीज को, इन सबको मार गिराने की पूरी कोशिश की। इस पूरे टाइम में इतने डे सारे ऑयल फैसिलिटी को यूक्रेन ने मार गिराया कि रशिया के पास पावर ही नहीं बची कि वो दूसरी कंट्रीज को बेच सके। रशिया सोच रहा है कि मैं अपनी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा कर लूं, क्योंकि यूक्रेन वाले तो बहुत हैवी अपना दिमाग लगा रहे हैं और इसके बाद से मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो रशिया उसमें बिजी हो गया। अब रशिया का पूरा टॉपिक साइडलाइन हो गया। ईरान ने एक और पॉइंट ऑफ व्यू रखा। ईरान ने कहा कि तुमने, जब से तुम आए हुए हो, तुमने मेरे पर इतने सैंक्शंस लगाए, मैं अपने ऑयल नहीं बेच पा रहा हूं, मैं अपने गैसेस नहीं बेच पा रहा हूं, मतलब 70% ईरानियन ऑयल जाता है चाइना को, तो मैं ये सब चीजें जब कर ही नहीं पा रहा हूं तो मुझे बहुत लॉस हो रहा है। इसी वजह से तुम एक काम करो, पहले ही मेरे पे सारे सैंक्शंस हटाओ और तुम मुझे लिखित दोगे, क्योंकि तुम्हारी जो सत्ता बदलती है तो तुम चीजें भूल जाते हो। अब हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ। जब ओबामा प्रेसिडेंट थे यूएस के, तब ओबामा ने इन सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, स्पेसिफिकली वेस्ट एशिया के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को लेके पूरे का पूरा एक डील साइन की थी, ठीक है, जिसके तहत ये सब सैंक्शंस लगे नहीं थे ईरान के ऊपर। लेकिन उसके बाद से जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता के अंदर आए तो उन्होंने पूरी तरीके से उस डील को हटा दिया। उन्होंने इनफैक्ट ये भी बोला कि ओबामा की वजह से ही इन सारी कंट्रीज के पास आज न्यूक्लियर एसेट होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, और मैं इस चीज को मान्यता देता ही नहीं हूं। तो ईरान ने बोला कि तुम एज अ यूएस, एज एन होल एंटिटी ये चीज साइन करो कि तुम हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटा दोगे, और साथ ही साथ ये नहीं होना चाहिए कि अब तुम्हारे बाद से कोई और सत्ता में आए तो वो फिर से जो चीजें हमारे पास सैंक्शंस हटी है वो फिर से लगा दे। तो इसीलिए तुम मेरे साथ ये सब चीजें लिखित करके मुझे दो। अब इतनी बड़ी शर्तें रख दी सामने ईरान ने। अब यूएस को भी ये चीज माननी होती तो पूरी वॉर थोड़ी ना होती, सिंपल सी बात है। जेडी वैंस बिल्कुल ही एटीट्यूड में निकल गए। जेडी वैंस ने बोला कि मैं तुम्हारी ये सब बातें नहीं मानूंगा, क्योंकि इन सब चीजों का कोई रेलेवेंस नहीं बनता है मेरे ऊपर। तो जेडी वैंस ने वहां से अपना एग्जिट पॉइंट देख लिया और ले लिया। अब यहाँ पर पूरी वॉर के अंदर जिस हिसाब से बातें चल रही थी, इसमें मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इसमें आसिफ मुनीर ने बहुत साथ दिया जेडी वैंस का, और कोशिश की कि पीस टॉक हो जाए, ताकि फिर पूरा का पूरा श्रेय एज अ मीडिएटर, एज अ वर्ल्ड पीस मीडिएटर शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर और स्पेसिफिकली पाकिस्तान को मिल जाएगा। पर ऐसा कुछ भी सामने ही नहीं आया। बहुत लोग तो सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि क्या पता मोदी को लाते तो एटलीस्ट एक जो नेगोशिएशन है वो तो हो जाती, पर यहाँ पे पाकिस्तान का जितने तरीकों से वर्चस्व ऊपर बढ़ा था, उतने ही तरीकों से वो एकदम नीचे आके डाउनफॉल के ऊपर आ गया। खैर, लेकिन पाकिस्तान का वर्चस्व साइड करिए कि हमारा मेजर पॉइंट नहीं है, हमें इस पर ध्यान ही नहीं देना है। हमें ध्यान देना है कि सीज फायर हो जाए, ताकि जो ऑयल के स्टॉक मार्केट के अंदर जो हालात नीचे गए हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे गिरते जा रहे हैं, इंडियन रुपी की जो करेंसी है वो नीचे जाती जा रही है यूएस के अगेंस्ट, इन सब चीजों को हमें ठीक करना है, राइट।
तो ये सब चीज़ें होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब देखते हैं कि अभी भी मतलब आप समझिए कि 1 ही दिन हुआ है, अभी भी आप कितना कम से कम 12-13 दिन बचे हुए हैं। तो देखते हैं इस पीस टॉक के अंदर क्या नए प्रावधान सामने आते हैं, कौन झुकता है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस पूरे पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लग रहा है कि यूएस को ही झुकना पड़ेगा, क्योंकि ईरान तो बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर चुका है। ईरान को मार दो, खत्म कर दो, डिमिनिश कर दो, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, पर वो यूएस को तो नहीं जीतने देगा। दूसरी ओर हम बात करते हैं नितिन याहू की। ये एक ओजी विलन की तरह हमारे सामने आ चुके हैं। नितिन याहू ने साफ साफ बोला है कि देखो तुमको अपनी पीस टॉक करनी है, तुम करो, मैं तो मारूंगा ही सबको। वो चाहते हैं कि ईरान के अंदर ऐसी हालत कर दे कि वो दोबारा डिफेंस का डी भी अपनी कंट्री में ना ला पाए। वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। साथ ही साथ हमास, हब्जुल्ला और आपके हouthis इन सब को भी मार गिराना चाहते हैं। तो नेतन्याहू ने बोला मैं तो वॉर नहीं खत्म करूंगा, तुम्हें करना है तुम करो, तुम्हें अपना जो तुम अपना ये प्रोग्राम कर रहे हो, किटी पार्टी जो तुम कर रहे हो अपना पाकिस्तान के अंदर, इसको कंटिन्यू करो, लेकिन मुझसे मत एक्सपेक्ट करना कि मैं ये सब कुछ करने वाला हूँ। तो ये वॉर जिस हिसाब से हमें लग रहा था कि खत्म होने वाला है, ये खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए स्टॉक पाइल करके रखिए चीजों को, और इंडियन गवर्नमेंट जो बोल रही है उसका एक तरीके से आप कंप्लीटली चेक ऑन करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हम जियो पॉलिटिकल चीजों से रिलेटेड काफी वीडियोस लेकर आते हैं, तो प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।